छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिवाइडर के सौंदर्यीकरण पर टेंडर कैंसिल हुआ है। डिवाइडर का सौंदर्यीकरण जो है, इसका काम दिया गया था, ये टेंडर दिया गया था, लेकिन इस टेंडर को कर दिया गया कैंसिल क्यों कर दिया गया? महापौर ने यह टेंडर किया है कैंसिल। दरअसल डिवाइडर टेंडर कैंसिल करने पर महापौर एजाज ढेबर ने सफाई दी है। कहा है कि क्रेडाई ने 50 लाख रुपए दिए, उस फंड से काम हुआ। नगर निगम ने भी टेंडर जारी किया, लेकिन काम पर उंगली उठाई जा रही है और इसीलिए यह टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही एक जांच समिति भी बना दी गई है मेयर की तरफ से। 3 अधिकारी इस जांच समिति में रखे गए हैं जो जांच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमने नगर निगम का पैसा बचाने का काम किया है। CSR फंड से पहले भी रायपुर में चौक बन चुका है। पहली बात तो नगर निगम ने, मैंने वहाँ पर शुरू में बयान दिया, नगर निगम का वो काम नहीं था पहले। और दूसरी बात ये कि जो काम हुआ है वो CSR फंड से, जो फंड होता है, क्रेडाई वालों ने 50 लाख रुपया वहाँ पर दिया है, उस फंड से वो काम हुआ है। दूसरी चीज़, जब वहाँ ऐसा लगा कि काम बहुत अच्छा हो रहा है तो उसमें नगर निगम ने भी अपना टेंडर जारी करा। मगर अब क्योंकि वहाँ पर काम में वहाँ पर उंगली उठ रही है तो उस टेंडर को आज उसको पूरा टेंडर उसको हम कैंसिल कर दिए हैं। तीसरी चीज़, उसमें हमने जांच समिति भी हमने बनाई है। जांच समिति में हमने 3 अधिकारी को रखा है और मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ सामने कुछ निकल के आ जाएगा। मगर जो एजेंसी वहाँ पर काम कर रही है वो एजेंसी नगर निगम की नहीं है। हमने तो नगर निगम का पैसा बचाने का काम किया है। 50 लाख रुपया हमने क्रेडाई वालों से लिया है और क्रेडाई वाले कोई पहला काम नहीं कर रहे। इसके पहले हमने CSR फंड से, आप देखे होंगे, वो एक चौक यहाँ पर पंजा चौक में एक चौक है, वो हम बना चुके हैं। एक चौक अभी पंडरी में नरवा गुरुआ बाड़ी करके वो चौक पूरा तैयार है। तीसरा चौक अभी आपका जो शास्त्री बाजार है वहाँ बन रहा है। तो ये हम पहला वो नहीं कर रहे, हम तो नगर निगम का पैसा बचाने का काम। देवव्रत हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, महापौर इस मामले में पूरी सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि CSR मद से ये बन रहा था, 50 लाख रुपए की राशि से ये बन भी रहा था। हमने फिर टेंडर भी जारी किया, उसमें शिकायतें हुई, गड़बड़ी हुई, इसलिए टेंडर कैंसिल भी कर दिया, जांच समिति भी बनाई गई। लेकिन सवाल फिर यह है कि जब काम इतना अच्छा हो रहा था तो फिर टेंडर बुलाया क्यों गया? टेंडर बुलाया गया, फिर उसे कैंसिल किया गया, कैंसिल किया गया, अब जांच समिति बनाई गई, जांच समिति जांच करेगी। इतना लंबा समय, ये चीजें उलझी हुई क्यों? सीधे जब साफ नजर आ रहा था तो इसको टेंडर को बुलाने की जरूरत नहीं थी। जी, सबसे पहली बात ये है कि महापौर ये दलील दे रहे हैं कि ये जो पूरा काम है वो नगर निगम की एजेंसी ने नहीं किया है और सौंदर्यीकरण जो है वो CSR फंड से हुआ है और क्रेडाई ने ये पूरा काम किया है। जबकि हकीकत ये है कि जब डिवाइडर बन रहा था तब डिवाइडर का 80% काम पूरा हो गया था और उसके बाद ये पूरा टेंडर जारी किया गया है। अभी 9 नवंबर से टेंडर जमा करने की तिथि थी और 16 नवंबर तक टेंडर जमा किए जाते और उसके बाद वहां सौंदर्यीकरण का काम होता। लेकिन जब आप अभी स्थिति देखेंगे तो तकरीबन 80% जो काम है वो पूरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। अब चाहे वो CSR मद से हो या किसी भी तरह से हो, किसी भी एजेंसी से काम कराने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है, निविदा निकाली जाती है, टेंडर निकाला जाता है। और जब CSR फंड से ये पूरा सौंदर्यीकरण हो रहा था तब क्या औचित्य बनता है कि नगर निगम की तरफ से दूसरा नया टेंडर निकाला जाए। तब यहां पे भले ही महापौर कई तरह की दलीलें दे रहे हैं और क्योंकि अब मुद्दा जो है वो पूरी तरह से सामने आ चुका है, बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर के प्रदर्शन कर चुकी है, लिहाजा जांच कमेटी भी बिठानी जरूरी थी। जब आप इतने ही पाक साफ हैं और आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, नगर निगम का आप पैसा बचा रहे हैं, तो फिर जांच कमेटी क्यों बिठाई गई? 3 सदस्यीय यहां पर जांच कमेटी आनन फानन में बना दी गई है जो कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और उसमें उस कमेटी में नगर निगम के ही अधिकारी शामिल है। तब यह देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारी इसकी किस तरह से जांच करते हैं। जब महापौर ये कह रहे हैं कि पैसा नगर निगम का लगा ही नहीं है तो फिर नगर निगम के अधिकारी जांच क्या करेंगे? तब बहुत सारे जो सवाल है वो इस जांच कमेटी पर भी खड़े होते हैं और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि काम जब पूरा हो चुका है और उसके बाद उसका टेंडर जारी किया जाता है तब तो सवाल उठेंगे ही और इस पूरे मसले को विपक्ष नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए ये पूरा प्रदर्शन भी किया गया और नतीजा सबके सामने है कि टेंडर निरस्त हुआ और टेंडर निरस्त होने के बाद अब महापौर की दलील सामने आई या यूं कहे कि सफाई एक तरह से उन्होंने दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवव्रत। रायगढ़ से बड़ी खबर, एक और कोयला कारोबारी की यहां पर छापा पड़ा है।
गजानंदपुरम कॉलोनी में रहने वाले राकेश नाम के एक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोयला कारोबारी। उनके यहाँ छापा पड़ा है। सुबह एक कारोबारी और उसके अकाउंटेंट के घर पर छापा पड़ा था। संजय अग्रवाल और उनके अकाउंटेंट गोपाल के घर पर आईटी की रेड हुई थी। रायगढ़ में 3 जगहों पर आयकर विभाग की टीम जो है वो पड़ताल करने में जुटी हुई है। और इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हरपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरपाल, क्या मामले में पूरा अपडेट है अभी तक? कितनी जगहों पर कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की और क्या अपडेट है इसमें? जी, रायगढ़ में आयकर की 3 टीमें अभी जांच कर रही हैं। सुबह संजय अग्रवाल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर छापा मार कार्रवाई की गई थी, जहाँ पर फाइलें खंगाली जा रही थी। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, दोपहर में करीबन यह बात सामने आई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और संजय अग्रवाल के साथ ही एक और कोयला कारोबारी है राकेश, इनके यहाँ भी आईटी की टीम लगातार जो है फाइलें खंगाल रही है। आईटी की टीम राकेश के साथ जो है इनका जो कोयला कारोबार है उससे संबंधित फाइलें खंगाली जा रही है। इनके भी घर और जहां पे इनका दफ्तर है वहां से फाइलें अभी खंगाली जा रही है। अभी तक यही सामने आए हैं कि राकेश के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे भी पूछताछ के लिए इनको फिलहाल बुलाया गया है। इनके घर तक आईटी नहीं पहुंची है, लेकिन रायगढ़ में सुबह से ही कोयला कारोबारियों के ऊपर जिस तरह से आईटी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है, तो रायगढ़ के अन्य जो कारोबारी हैं उनके भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या शिकायत मिली थी? जी, कहीं ना कहीं इनको आईटी की टीम को शिकायत मिली थी कि ये वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं, अपने अकाउंट में जो है कुछ वित्तीय गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिन्हें छुपाने के लिए ये लोग कई तरह के गलत जानकारियां दे रहे थे। इसी को लेकर आईटी की टीम जो है इनको टारगेट में ली और आज सुबह 5 बजे से रायगढ़ में करीबन 40 गाड़ियों में आईटी के अधिकारी पहुंचे और ये कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर जाकर, जहां पर इनका उद्योग है वहीं पर भी जाकर जो फाइलें हैं, जो हार्ड डिस्क हैं, जो ई डिवाइसेस हैं, उनको कब्जे में लेकर जांच कर रही है और जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। जो लोग आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हरपाल। और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, कोयला कारोबारी के घर आईटी की दबिश हुई है। यहां पर अमलीडीह में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। लोविस्टा में आईटी की कार्रवाई जारी है। व्यापारी के घर और फर्म में दस्तावेज टीम खंगालने में जुटी हुई है। तो इनकम टैक्स विभाग जो है पूरी तरह से सक्रिय है। रायगढ़, इसके बाद रायपुर और फिर बिलासपुर से भी बड़ी खबर यह है कि आयकर विभाग की कार्रवाई यहां पर भी चल रही है। तेंदुपत्ता रियल एस्टेट के व्यवसायी के ठिकानों पर यह छापा मारा गया है। इसके साथ ही साथ राइस मिल के व्यवसायी के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। बजरंग और महावीर अग्रवाल के निवास पर यह छापेमारी हुई है। मिशन अस्पताल के पास यह आवास स्थित है। व्यवसायी से पूछताछ की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और इधर रायपुर से बड़ी खबर, दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां जो हैं उनका अनशन लगातार जारी है। इन विधवाओं का अनशन लगातार जारी है और आज अनशन के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये महिलाएं जो हैं ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उधर रायपुर में लूट के 4 आदतन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष साहू, रोहित नेताम, अमित साहू और तुलेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सीडेंट की बात पर मारपीट कर इन पर लूट का आरोप है। टिकरापारा पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा से खबर है, यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल अनियंत्रित होकर खेत में एक स्कूल बस जा घुसी, जिसमें 4 बच्चे हादसे में घायल हुए हैं। 15 बच्चे इसमें सवार थे। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कार सवार को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हो गई। चांपा बिर्रा रोड की ये घटना है। और
और राजधानी रायपुर की खबर एक और बता दें आपको कि मेडिकल के छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को ये राहत मिली है। दरअसल एमबीबीएस की 150 सीटों पर अब एडमिशन हो पाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी अनुमति दे दी है। युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी उन्हीं से लेते हैं। युगल, क्या जानकारी है? देखिए, एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है उसे 31/9/2021 से शासकीय जो दर्जा है वो मिल गया है। और एक बड़ी खबर इसे कही जा सकती है, अब चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों पर जो छात्र छात्राएं हैं मेडिकल कॉलेज के, उनका दाखिला है वो हो सकेगा। बड़ी बात यह है कि लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे और जिस तरह से जो के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी जो है पहल करते हुए इसको जो मान्यता दी गई है, अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी अनुमति है वो जारी कर दी है। तो और छत्तीसगढ़ शासन को पत्र में लिखा भी गया है कि जो छत्तीसगढ़ शासन के जो नियम अनुसार है उसके अनुसार सभी जो 150 छात्र जो छात्राएं हैं मेडिकल के, उन्हें दाखिला दिया जा सकेगा। मतलब यही है कि आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य महकमे में जब मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तो छात्र छात्राएं उनसे निकलेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल सकेगी। एक बड़ी जो राहत है ये मिल सकती है। एमबीबीएस के 150 सीटों पर अब जो एडमिशन है वो हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। कोंडागांव जिले में धान खरीदी केंद्र में धान लेकर किसान पहुंचने लगे हैं। खरीदी शुरू होने के 8वें दिन किसान धान लेकर खरीदी केंद्र गए। 57 धान खरीदी केंद्रों में से 8 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई। 45 किसानों से 1795 क्विंटल धान की खरीदी हुई। धान सुखाने के बाद किसान धान बेचने आने लगे हैं। खरीदी केंद्र पर पहुंचे किसानों का स्वागत फूल माला से किया जा रहा है। जिले के गिरोला धान खरीदी केंद्र में 8वें दिन 260 क्विंटल धान की खरीदी की गई। 7 किसानों से 265 क्विंटल की आज खरीदी हुई है। हमारे लगभग 1011 के किसानों के द्वारा ये पंजीकृत हुए हैं और इसमें जो धान का रकबा है ये है आपका 1382.34 हेक्टेयर। इसमें लगभग 51,000 क्विंटल यहाँ पे खरीदी हो सकती है। चिरमिरी नगर निगम में सिटी बसें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 2017 में सिटी बस सर्विस के लिए 7 बसें नगर निगम को मिली थी। बस स्टैंड में खड़ी खड़ी ये कबाड़ हो गई। कोरोना काल के बाद बसों को दोबारा सड़कों पर उतारा ही नहीं गया। इसके बाद बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। संचालन के लिए समिति बनाई गई थी। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर हैं। बावजूद इसके 3 सिटी बसें 3 सालों से खड़ी हुई हैं। अब नगर निगम के आयुक्त फंड से बस को बनवाने की बात कह रहे हैं। सिटी बसों को कबाड़ होने पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल इसमें भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये कहते हुए कि आज हमारी सरकार है और जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी नित्य नए जन उपयोगी तरह तरह के स्कीम्स लाकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं पे चिरमिरी नगर निगम के भ्रष्ट, निकम्मे और लापरवाह अधिकारी बैठकर और भूपेश सरकार के पूरे योजनाओं को बंटाधार करने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सरकार के योजनाओं को विफल करने का अधिकारियों का एक कुचक्र चल रहा है। सिटी बस जो बहुत महत्वपूर्ण योजना था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का स्वर्णिम योजना था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सिटी बस का संचालन का एक बड़ा निर्णय लेते हुए सिटी बस का संचालन कराया था। ये उसमें भी भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद गाड़ी कंडम हो जाते हैं और एक खड़ा गाड़ियों को कंडम करके एक बड़ी योजना इनकी भ्रष्टाचार करने की है, उसको कौड़ियों के दाम पे बेचने की है, ऐसी मुझे आशंका है। और पूरी तरह से नगर निगम चिरमिरी फैल हो चुका है और एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनकर रह गया। बस का संचालन किया जा रहा है। 2 सिटी बसें संचालित हो गई है, चिरमिरी से मनेंद्र और चिरमिरी से बैकुंठपुर। बाकी जो बसें खराब है उसमें कुछ खर्चे हैं, उसके लिए हमने शासन को लिखा हुआ है, जैसे ही आएगा वैसे ही हम उसको चालू करवाएंगे। इसके अलावा हमने ठेकेदारों को भी कहा है कि जो बसों का संचालन करें
एयरपोर्ट्सों का संचालन करें, और जैसे नहीं करता है तो हम उसको रिटर्न करने की कोशिश करें। सूरजपुर के भैयाथान ब्लॉक में कोल परियोजना के लिए जन सुनवाई रखी गई थी। इसमें ग्रामीणों ने कोल परियोजना का विरोध किया। उनका कहना है कि भास्कर पारा में कोल खदान खुलने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, कृषि योग्य भूमि पर असर पड़ेगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। कोल परियोजना के डायरेक्टर कह रहे हैं कि गांव वालों को जो भी समस्या होगी उसे हम दूर कर देंगे। कोल परियोजना के लिए आधा दर्जन गांव के 932 हेक्टेयर जमीन पर प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड की कोयला खदान प्रस्तावित है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई रखी गई थी, इसका ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है। हम अपने पंचायत से ग्राम सभा में मतलब बोले तो प्रस्ताव दिए हैं कि यहाँ कोल माइट खदान नहीं खुलना चाहिए, और हम लोग हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी का मन है, विचार बनाए के बोले हैं कि वहाँ हम खदान नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारे पूरा गांव पूरा मतलब कि जमीन खदान पूरा प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए हम लोग खदान खुलने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। कि जन सुनवाई पर्यावरण स्वीकृत हेतु आहूत की गई थी। सभी ग्रामवासियों ने सबने अपने टीका टिप्पणी सुझाव रखे, और मेन चीज़ उनकी चिकित्सा, स्कूल शिक्षा, ज़मीन को लेके, मुआवजा को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके थी। उसको हमने अपने लास्ट के उसमें संक्षेप में बताया। और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन कल से बस्तर का दौरा करने वाली हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और कहा है कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसका प्रचार करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि पहले बस्तर में स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और फिर सुकमा में लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन मेरे साथ हैं। मैम, बस्तर दौरा कल से आपका शुरू हो रहा है, तो चुनाव 2023 उसी की एक बुनियाद है, जबकि नाम कहा जा रहा है कि स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम में जा रही, लेकिन क्योंकि बस्तर है वहीं से रास्ता निकलता है मुख्यमंत्री का कुर्सी तक का। देखिए, सोचने वाले कुछ भी सोचे, चूंकि हम राजनीतिक लोग हैं तो निश्चित तौर से अगले साल चुनाव है और हम लोगों ने काम किया है, बढ़िया काम किया है, उसका प्रचार करना भी बनता है। लेकिन अभी जो हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमारे जो नकमा जी मंत्री हैं, तो वहाँ पे 8 तारीख से स्काउट गाइड का प्रोग्राम चल रहा है और पूरे देश के स्काउट गाइडर्स वहाँ पर आए हुए। मैं खुद स्काउट गाइड में रह चुकी हूँ। तो 11 तारीख को समापन है और निश्चित तौर से एक बस्तर है, सुकमा इंटीरियर इलाका है, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सब राजनीतिक लोग हैं और ठोक के कह सकते हैं कि अगर आपने काम किया है और आगे फिर चुनाव है तो निश्चित तौर से अपनी बात भी रखी जाएगी। भाजपा का भी फोकस पूरी तरह से बस्तर है, जबकि भाजपा ने तो अभी हाल में काफी बदलाव किया। अपने संगठन के जो इंचार्ज थे उनको हटा दिया, नेता प्रतिपक्ष को हटाया, प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, पूरा बदलाव है। उनका फोकस भी संगठन मजबूत करना और बस्तर पे ही ध्यान है, प्रधानमंत्री तक का। देखिए, प्रधानमंत्री साहब और भाजपा हमेशा से चुनावी मोड पे रहती है, और फर्क यह है कि कांग्रेस काम करती है और काम करके फिर जब चुनाव होता है तो चुनावी मोड पर आती है। हम लोग 365 दिन साल के चुनावी मोड पे नहीं रहते हैं। अभी चूंकि भाजपा सेंट्रल में है, उनको अभी फोकस करना चाहिए था नौकरी का और महंगाई का। तो मैं तो कहूंगी कि अभी ये बदल तो रहे हैं, अध्यक्ष बदल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट के बदल रहे हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों का जो उत्साह है वो उनके साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव की तैयारी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो आप घोषणा कीजिए ना कि जो 2 करोड़ साल की नौकरियां आप सेंट्रल से देने वाले थे, तो हर साल अगर 10 लाख भी छत्तीसगढ़ को दिए होते तो 8 साल में 80 लाख नौकरियां तो छत्तीसगढ़ को ही मिल जाती। तो रंजीता रंजन कह रही हैं कि बस्तर में जनता के बीच में केंद्र सरकार की नाकामियों को रखेंगी और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे। 2023 हम जीतेंगे। साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि लोग जो नफरत करते हैं वो इसके खिलाफ हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बिलासपुर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस राज्य मंत्री राजेश्वर तेली ने कहा कि 2025 तक जब
जब हम इथेनॉल की 20% ब्रांडिंग करने लग जाएंगे तब बता सकेंगे कि तेल के दाम कितना बढ़ेंगे और कितना घटेंगे। अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी तेल, डीजल और गैस बाहर से मंगा रहे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जो दाम बढ़ रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं, हम पूरा भारत में इथेनॉल का प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि आप ये स्टेट कांग्रेस की है, कांग्रेस की शासन चल रही है, यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक जगह हम लोग इथेनॉल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। देखिए, इथेनॉल प्रोजेक्ट की बात आती है जब हम 2025 तक 20% जब ब्रांडिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग मालूम है 83% तेल हम बाहर से लेके आते हैं, और जब हम 20% तक हम जाएंगे तो ज़रूर उसमें उस समय चिंता करने की बात आ जाएगी, और हम बता सकते हैं कि तेल के दाम कितना बढ़े या घटे, क्योंकि अपने हाथ में अभी नहीं है, क्योंकि हम बाहर से तेल लेके आते हैं। धमतरी में नहर में डूब रहे 3 लोगों की जान 2 युवकों ने बचाई है। 3 लोगों की जान बचाने वाले दोनों युवकों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह का ये मामला है। स्नान करने धमतरी से मां, पिता और बेटी रुद्री नहर में गए थे। नहाते नहाते तीनों गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे। इस बीच साइकिलिंग के लिए निकले 2 युवकों की नजर उन पर पड़ी और फौरन मदद करने का फैसला किया और गुजर रही गाड़ियों को रोका, रस्सी का इंतजाम करा, तीनों को सुरक्षित निकाला। जान बचाने वाले युवाओं के काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। धमतरी महापौर समेत स्थानीय लोगों ने दोनों का सम्मान भी किया है। मानवता के नाते ये काम किया है, और मेरे को तो तैरने नहीं आता, लेकिन उस बीच मैं सूझबूझ दिखाकर पिकअप वाहन को रुकवाया और उसे डोर को मंगा और रस्सी से सहारे तीनों उसके दंपत्ति को मैंने और साथी के साथ हम लोग बाहर निकाले। हम सबको महसूस हुआ कि ऐसे युवा को जो 3 लोगों की जान बचाया है, उनको हमको घर में जाके सम्मान करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग भाई आर्यन सुनकर के घर में पहुंचे हुए हैं और उनका सम्मान किए हैं। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसा उन्होंने शुभ काम किया है। जशपुर के कुनकुरी में रसूखदारों के द्वारा नियमों को, कानूनों को धता बताते हुए पत्थर खदानों में अवैध रूप से ब्लास्टिंग चल रही है। जशपुर में धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुके मधेश्वर पहाड़, जिसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा भी दिया गया है, उसके ठीक नीचे पत्थर खदान में अवैध रूप से ब्लास्टिंग चल रही है। ब्लास्टिंग से धार्मिक आस्था के केंद्र मधेश्वर पहाड़ पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ चुका है। इस रास्ते में जाने वाले लोग कभी भी हादसे का शिकार तक हो सकते हैं। इस मामले पर अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी नहीं किया। यहाँ ब्लास्टिंग होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, तब भी अचानक हो जाता है। मतलब हमें डर लगता है, पत्थर गिरता है कभी। जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है ना, तो ऐसे टाइप से लगता है जैसा कि ज्वालामुखी फट गया है। और छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।